वेव्स चैप्टर, आखिरी चैप्टर। वेव्स का मतलब डिस्टर्बेंस। अगर डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम में एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाए, मतलब अगर एनर्जी का फ्लो एक मीडियम में एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक हो, तो ये जो फ्लो ऑफ द डिस्टर्बेंस है इसको वेव बोला जाता है। ये जो फ्लो ऑफ डिस्टर्बेंस है जिसको वेव बोला जाता है, दो तरीके की होती है। एक मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम के पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, एक नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम के पार्टिकल्स की नहीं रिक्वायरमेंट है, जिसके ऊपर ये चैप्टर नहीं है। नॉन मैकेनिकल वेव में एक तो आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट है, वो तो वैक्यूम में भी चलती है। एक मेरे पास मैटर वेव आ गई, जैसे डी ब्रोगली वेव। सो डी ब्रोगली वेव डज नॉट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट अ स्टार, तो अगर स्टार मेरे पास एक ऐसे मीडियम में है जो वैक्यूम है, तो स्टार से एसोसिएटेड जो वेव होगी तो वो तो वैक्यूम से भी एसोसिएटेड होगी, है ना। तो ऐसे वेव्स जिनके ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ताकि डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जा सके, बस ऐसे समझो, वो नॉन मैकेनिकल वेव है, जिनको हम नहीं करेंगे। हम करेंगे मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव वो है जिनके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स होने की रिक्वायरमेंट है ताकि जो डिस्टर्बेंस है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जा सके। तो मानो बच्चों मैं बोलूँ कि जो डिस्टर्बेंस है ऐसे जा रही है, मतलब मानो मैं बोलूँ कि जो वेव है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो अगर ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम की डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डेंसिटी में चेंजेस लेके आएंगी, वॉल्यूम में चेंजेस लेके आएंगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव विल बी एसोसिएटेड विद द कोएफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस, जो सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइन होता है। सॉरी, इट विल बी रिलेटेड टू द बल्क मॉडुलस जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के लिए डिफाइन होता है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर लेगी। फिर मेरे पास आ जाता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या है ना, अगर वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है तो हमें अच्छे से पता है वेव ट्रैवल कर रही है, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू। तो ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है एसएचएम मोशन शो कर रहे हैं, इनके कलेक्टिव एसएचएम मोशन की वजह से वेव ट्रांसफर हो गई या फिर एनर्जी ट्रांसफर हो गई एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ, मानो अगर वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो अब यहाँ पर जिन पार्टिकल्स की वजह से वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, ट्रांसवर्स वेव में उनका जो ऑसिलेशन है वेव की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। जो ट्रांसवर्स वेव है एक मीडियम की जो ट्रांसवर्स वेव है वो मीडियम के शेप में चेंज लेके आते हैं। तो दैट इज द रीजन ट्रांसवर्स वेव सिर्फ और सिर्फ उस मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं जिस मीडियम के लिए शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किया जा सकता है, विच इज ओनली सॉलिड्स। दैट इज द रीजन वी से कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि हर मीडियम के लिए बल्क मॉड्यूलस डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव है सिर्फ उस मीडियम में ट्रैवल करेगी जिसके लिए हम लोग शेयर मॉड्यूलस डिफाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉलिड्स है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है वेलोसिटी ऑफ अ मैकेनिकल वेव। तो हमेशा याद रखना वेलोसिटी ऑफ द मैकेनिकल वेव होता है अंडर रूट ऑफ द इलास्टिक फैक्टर बाय द इनर्शियल फैक्टर। अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग में हमारी वेव जा रही है तो जितनी ज्यादा टेंशन, जितना ज्यादा खिंचाव उस स्ट्रिंग के अंदर, उतनी ज्यादा वेव की वेलोसिटी। तो इलास्टिक फैक्टर टेंशन बन जाते हैं, इनर्शियल फैक्टर मास से एसोसिएटेड होगा। तो स्ट्रिंग है, मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनर्शियल फैक्टर हो गया मास पर यूनिट लेंथ। अगर मानो मेरे पास एक लॉन्ग रॉड है, ठीक है, तो उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो उसका इलास्टिक फैक्टर बन जाएगा। कितनी मास डेंसिटी है उसके अंदर वो उसका इनर्शियल फैक्टर बन जाएगा। इसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन आया था। मानो मैकेनिकल वेव एक लिक्विड में पास कर रही है या फिर एक गैस में पास कर रही है, तो इलास्टिक फैक्टर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनर्शियल फैक्टर मास से एसोसिएटेड डेंसिटी। अगर एक गैस में पास कर रही है तो एक गैस का जो प्रेशर होता है that is its bulk modulus, that the bulk modulus of a gas it is equal to its pressure isothermal process में it is equal to gamma multiplied by the pressure adiabatic process में। ध्यान से सुनिएगा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर मेरे पास गैस P के प्रेशर पे है तो जो आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इट इज प्रेशर, जो एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज गामा मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर। तो जो हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला है ना, तो न्यूटन्स ने ये अज्यूम किया
कि भाई जब भी जो साउंड है, साउंड इज अ ट्रांसवर्स, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो जब साउंड है गैस में ट्रैवल करती है ना, तो जब ये ट्रैवल करिए दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट इज द रीजन मैं बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एज द आइसोथर्मल, बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस को मैं लिख सकती हूँ एज इक्वल टू द प्रेशर, विच इज द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस प्रेशर। फिर बाद में लैप्लेस ने इसके ऊपर करेक्शन की, उन्होंने बोला कि भाई जब भी साउंड एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है, गैस में ट्रैवल कर रही है, बहुत जल्दी कर रही है, आइसोथर्मल इज अ स्लो प्रोसेस, वॉइस का ट्रांसमिशन बहुत ही क्विक प्रोसेस है, तो वॉइस का ट्रांसमिशन आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, एडाबाटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर आइसोथर्मल कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं आएगा, यहाँ पर आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं आएगा, यहाँ पर मेरे पास एडाबाटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा विच इज गामा मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर। तो ये जो करेक्शन है इसको लैप्लेस करेक्शन बोला जाता है, क्योंकि न्यूटन्स फॉर्मूला अज्यूम करता था कि जो ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड है एक मीडियम में वो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। लैप्लेस ने आगे बोला नहीं, क्विक प्रोसेस है, एडाबाटिक प्रोसेस है, तो प्रेशर मत लो, गामा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर लो। देखो फॉर्मूला से एसोसिएटेड भी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तुम लोगों को, है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड हो जाते हैं। तो अब ना यहाँ से देखो यार और चीजें बताती हूँ, जैसे वेव की इक्वेशन वगैरह बताती हूँ तुम लोगों को। इतना छोटा चैप्टर है ये, देखना अगर मानो पढ़ लिया हो तो एक्सप्लेनेशन में बड़ा टाइम लगता है इसके वेव्स में, एक बार आ जाए तो दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर मानो मैं इक्वेशन ऑफ द मैकेनिकल वेव की बात करूँ, तो देखो ना मैंने तुम्हें ये बोला था हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बच्चों जो डिस्टर्बेंस एक मीडियम में एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा रही है वो मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू जा रही है। तो मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेशन शो करेंगे, मीडियम के पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेंगे, जिसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी हम नॉर्मल एसएचएम मोशन की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे कलेक्टिव एसएचएम मोशन की बात करें जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाती है। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि दिस इज द वेव इक्वेशन, कि अगर मानो एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो टी टाइम के ऊपर होगा, या फिर मानो जो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उसकी मेन पोजीशन से, वो सिर्फ टी टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। सो अगर एक नॉर्मल सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होता तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो मेन पोजीशन से है वो सिर्फ टी टाइम पे डिपेंड करता। यहाँ पर पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है कि उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उसकी मेन पोजीशन से सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करेगा व्हाट इज द टाइम, इस पे भी डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन क्या है। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाती है। तो अगर मानो यहाँ पर नेगेटिव के एक्स है, इसका मतलब वेव पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव के एक्स है, इसका मतलब जो वेव है नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बताया होगा। अगर मानो यहाँ पर नेगेटिव के वाई होता, इसका मतलब जो वेव है पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर मानो यहाँ पर पॉजिटिव के जेड होता, इसका मतलब जो वेव है नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो वेव की इक्वेशन को देख के हम आराम से बता सकते हैं कि वेव एक्चुअली में किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। हाँ जी, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ये जो ओमेगा है इट इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ये जो वेव कांस्टेंट है इट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। अगर ये मेरी इक्वेशन है पार्टिकल की जो एसएचएम मोशन शो करके वेव कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो भैया जी इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए आप टाइम के साथ, तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आएगा। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो वेव कंस्टिट्यूट कर रहा है उसकी इक्वेशन आ गई है, डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन तो वेलोसिटी कॉस का फंक्शन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द वेव। तो अभी यहाँ पर ना 2010 में ऐसा क्वेश्चन आया था, सुनो ना 2010 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि आप वेव की वेलोसिटी को ओमेगा और के की टर्म्स में लिखिए। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी तो ठीक है ए ओमेगा है, तुमसे पूछा गया था मैक्सिमम वेलोसिटी को ओमेगा और के की टर्म्स में लिखिए। तो मैं बोलूंगी कि यार देखो आप मुझसे पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं पूछ रहे, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी टी टाइम के ऊपर एक्स की डिस्प्लेसमेंट पे इतनी है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इतनी है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ वेव की वेलोसिटी बताओ,
तो मैं बोलूंगी कि यार वेव की वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी, वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पूरे के पूरे एक साइकिल में, डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे एक साइकिल में उसको कितना टाइम लग रहा है। तो 2 पाई मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो तुम जरा सा देखो, ये तुम्हारे पास ओमेगा बन गया, ये तुम्हारे पास 1/k बन गया, तो ये मेरे पास आ गया ओमेगा/k। कभी भी याद नहीं रखना होता है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। तो यार रिफ्लेक्शन कभी भी, ध्यान से देखना, रिफ्लेक्शन कभी भी फ्री एंड के ऊपर हो। रिफ्लेक्शन अगर मानो कभी भी फ्री एंड के ऊपर हो तो क्रेस्ट क्रेस्ट की तरह आता है, ट्रफ ट्रफ की तरह आता है। रिफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड के ऊपर हो तो क्रेस्ट ट्रफ की तरह आता है, ट्रफ क्रेस्ट की तरह आता है। ये तो बहुत ही जेन्युइन है। अगर मैं रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव की बात करूं तो बच्चों ये कैंसिल आउट हमारा हो चुका है, बाकी डिटेल क्लासेस में मैंने ये करवाया हुआ है। दिस इज अ डिलीटेड टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव अब तुम्हारे इसमें नहीं है, तो हम डिलीटेड टॉपिक्स नहीं कर रहे हैं। एक ये आ गया। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आ जाते हैं स्टेशनरी वेव्स और ऑर्गन पाइप्स। देखिए नेक्स्ट मेरे पास आ गया स्टेशनरी वेव्स और ऑर्गन पाइप्स। तो स्टेशनरी वेव कब बनेगी, मानो बच्चों एक साइड से एक बच्चा आए, दूसरे साइड से दूसरा बच्चा आए सेम मोमेंटम के साथ। तो अब जब ये दोनों टकराए ना, तो दोनों में से कोई भी नहीं मूव किया। जैसे कि मानो ना मैं तुम्हें बोलूंगी भाई 2 kg की बॉडी ऐसे आए 5 मीटर/सेकेंड से, फिर 5 kg की बॉडी ऐसे आए 2 मीटर/सेकेंड से। तो अब जब ये दोनों चिपकेंगे तो चिपकने के बाद तो कोई मोमेंटम है ही नहीं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। एक वेव आए, दूसरी वेव आए सेम एनर्जी के साथ, सेम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के साथ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब जब ये सुपर इम्पोज बनेगी तो हमारी स्टेशनरी वेव बनेगी। तो स्टेशनरी वेव में ध्यान से सुनिएगा, एसएचएम मोशन में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी टाइम पे डिपेंड करता था, एम्पलीट्यूड नहीं करता था। ऐसे एसएचएम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के जो वेव को कंस्टिट्यूट करे, यहां पर भी जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम पे डिपेंड करता था, पोजीशन पे डिपेंड करता, एम्पलीट्यूड नहीं करता था। स्टेशनरी वेव में जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं और स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मानो जिसके लिए जहां पर एम्पलीट्यूड 0 है उसको हम लोगों ने नोड्स बोल दिया, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उनको हम लोगों ने एंटी नोड्स बोल दिया, है ना। ये मेरे पास नोड्स और एंटी नोड्स आ गए। तो नोड्स के ऊपर 0 डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड के ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नोड्स के ऊपर मिनिमम एम्पलीट्यूड, एंटी नोड के ऊपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अभी तक बच्चों ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ये हम पहली बार कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड किसी चीज पे डिपेंड करे। तो जिन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड मिनिमम है 0, दे आर द नोड्स। जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है दे आर द एंटी नोड्स। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a है। कि फॉर एग्जांपल ये दोनों स्टेशनरी वेव आई थी, सॉरी ये दोनों इंडिविजुअल वेव आई थी, सुपर इम्पोज करके इन्होंने स्टेशनरी वेव बनाई। तो इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड a और a था, स्टेशनरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा 2a sin of kx, 2a sin of kx. So 2a will be the maximum amplitude, 0 is going to be the minimum amplitude. तो maximum amplitude आपको तब मिलेगा जब sin kx की वैल्यू 1 है। तो sin kx की वैल्यू 1 कब होगी, इस तरीके से x इज इक्वल टू λ/4 के ऊपर, x इज इक्वल टू λ/4 के ऊपर, x इज इक्वल टू 3 λ/4 के ऊपर, x इज इक्वल टू 5 λ/4 के ऊपर, x इज इक्वल टू 7 λ/4 के ऊपर। नोड आपको तब मिलेगा जब एम्पलीट्यूड 0 है। इसका मतलब जब ये वाली वैल्यू 0 है, मतलब साइन की x की वैल्यू 0 है, जो आपको मिलेगी x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू λ/2 के ऊपर, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ λ/2 के ऊपर, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ λ/2 के ऊपर, एंड सो ऑन। एक बार जरा सा देखिए। तो मेरे पास ये जो ऑर्गन पाइप्स हैं, बेसिकली मेरे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर स्टेशनरी वेव एग्जिस्ट करती है। फर्क बस इतना है, अगर देखो कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये जो स्टेशनरी वेव है, मतलब तुम ये लगा लो टॉपिक स्टेशनरी वेव ही है। बस स्टेशनरी वेव को थोड़ा सा और समझने के लिए, इन एंगल्स शैंगल्स से आगे बढ़ने के लिए ऑर्गन पाइप का टॉपिक दे दिया कि ऑर्गन पाइप एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम करना, जिसकी वर्किंग डिपेंड करती है उसके अंदर जो स्टेशनरी वेव एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब दोनों जगह खुले एंड है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मतलब दोनों जगह एंटी नोड बनेगा।
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब एक जगह क्लोज्ड है दूसरी जगह ओपन है, तो मैंने तुम्हें बता दिया ओपन की जगह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओपन की जगह एंटी नोड बनेगा, क्लोज्ड एंड पे नोड बन जाएगा। तो आई कैन से कि मानो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूं, तो पहला फॉर एग्जांपल दिस इज माय ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ एल लेंथ, तो मैं बोल दूंगी पहली पॉसिबिलिटी सच दैट दोनों जगह एंटी नोड बने वो ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। सो ये हमारा पहला हार्मोनिक है। पहला हार्मोनिक को मानो पहले हार्मोनिक से फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है v/2l। ये दूसरा हार्मोनिक में सेम लेंथ में दो बार सेम लेंथ में दो बार सेम स्ट्रक्चर आ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। यहाँ पर सेम लेंथ में 3 बार सेम स्ट्रक्चर आ गया तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो गई। तो हम लोग देख पाते हैं कैसे ओपन ऑर्गन पाइप में ऑड एज वेल एज इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बनते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऐसा नहीं होता जी। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्लोज्ड एंड के ऊपर नोड बनेगा, ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड बनेगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका फर्स्ट हार्मोनिक आ गया v/4l। जब मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर जाऊँ ना तो पहले वाला स्ट्रक्चर 3 बार आ रहा है, मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर म्यू नॉट है ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 म्यू नॉट है, और फिर यहाँ पर सेम लेंथ में 5 बार स्ट्रक्चर आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 म्यू नॉट है। तो हम बोलते हैं कि भाई देखो ओपन ऑर्गन पाइप में ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स बनते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक बनते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप में जो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी है दो नियरेस्ट हार्मोनिक्स के बीच में वो म्यू नॉट है, कि तुम देखो ना इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 म्यू नॉट, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 म्यू नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 म्यू नॉट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज ओपन ऑर्गन पाइप में देखो डिफरेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स इज म्यू नॉट, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स इज 2 म्यू नॉट। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर तुमने मेरे से ऑर्गन पाइप पढ़ा है तो तुम्हें तो ऑर्गन पाइप्स में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये मैंने तुम लोगों को क्विकली ऑर्गन पाइप्स की समरी दे दी, देख लो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली जो क्वेश्चन है ना वो जो रिलेशनशिप के ऊपर ही पूछा जाता है कि भाई अगर मानो तुम्हें ये बोल दिया जाए कि भाई ओपन ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है सेम है, तो अगर इसकी लेंथ की वैल्यू L1 है और इसकी लेंथ की वैल्यू L2 है तो रेशियो निकाल लेंगे। तो मैं स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करूंगी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब v/2l1 इट इज इक्वल टू v/4l2, क्योंकि इसकी ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/2l1 v/2l, क्लोज्ड की होती है v/4l। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर पूछा जाता है। अब नाम के ऊपर प्लीज फोकस कीजिए। पहली पॉसिबिलिटी को फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है, फंडामेंटल हार्मोनिक बोला जाता है। फंडामेंटल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक सिचुएशन की फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए, दैट इज योर nth हार्मोनिक। जैसे कि ये म्यू नॉट है तो ये 2 म्यू नॉट है, ये 3 म्यू नॉट है, मतलब ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है। अगर ये म्यू नॉट है तो ये 3 म्यू नॉट है, ये 5 म्यू नॉट है। इसका मतलब अगर ये फंडामेंटल है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है। तो आई कैन से अगर मैं nth हार्मोनिक की बात करूं, नो मैटर व्हाट, चाहे मैं ओपन ऑर्गन पाइप में बात करूं या क्लोज ऑर्गन पाइप में बात करूं, nth हार्मोनिक का मतलब उस हार्मोनिक से एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी है इट इज n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। आज तो सच में तांडव हो गई है तो झूठ में थोड़ी होनी थी, ऐसे थोड़ी तांडव लिखा है यार, ऐसे थोड़ी। देखो पूरी क्लास में रैप चला है, क्या तेजी से बोला है यार पूरी क्लास में तुमने क्या तेजी से सुना है, क्या मस्त हम लोगों ने आज फिजिक्स क्लास 11 फिजिक्स का ब्रशअप लिया है ना। नेक्स्ट टर्म आ जाता है ओवरटोन। तो ओवरटोन का मतलब होता है सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। जैसे कि हार्मोनिक के बाद, फंडामेंटल हार्मोनिक के बाद ही पहला स्ट्रक्चर बनता है, ये फर्स्ट ओवरटोन है। फंडामेंटल के बाद ही दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, सेकंड ओवरटोन है। यही होता है ओवरटोन का कंसेप्ट। तो ओपन ऑर्गन पाइप में मैं बोल दूंगी कि अगर ये दूसरा ओवरटोन है, मतलब हार्मोनिक फंडामेंटल के बाद ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये म्यू नॉट है तो ये 2 म्यू नॉट आ गया, ये 3 म्यू नॉट आ गया, समझे ना। तो इस तरीके से ओवरटोन के ऊपर भी ऐसे डिकोड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है बीट्स का डोपलर इफेक्ट। तो जा चुका है। तो यार बीट्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इन दी फ्रीक्वेंसी। कि मानो अगर तुम्हारे पास
दो गिटार ले लो, एक गिटार ले लो, एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लो, दो ट्यूनिंग फॉर्क ले लो, एक कुछ भी ले लो, दूसरा कुछ भी ले लो, दोनों से अगर साउंड आ रही है तो दोनों की साउंड में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है उसी को बीट्स बोला जाता है। बहुत ही जेन्युइन सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो या तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दूं, मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई एक साउंड वेव की इक्वेशन ये है, दूसरी साउंड वेव की इक्वेशन ये है, बताओ कितना बीट्स है। तो बीट्स का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है। तो तुम देखो ना, एक की एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, दूसरी की एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, तो डिफरेंस इन द एंगुलर वेलोसिटी आ गया 100 पाई। So angular velocity is 2 pi multiplied by the frequency. So difference in the angular velocity is 2 pi multiplied by the difference in the frequency, जिसको beats बोला जाता है, beats निकाल लोगे। या फिर यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े कि मानो तुम्हें बोल दिया गया कि एक गिटार है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, तो तुम्हें बच्चों, तुम्हें यहाँ पर ये बोला हुआ है कि गिटार से जो साउंड आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ट्यूनिंग फॉर्क से कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है हमें नहीं पता, बस तुम्हें ये बोला हुआ है कि इन दोनों के बीच में 8 बीट्स हैं। तो मैं सोचूंगी ना कि भाई अगर यहाँ से साउंड आ रही है 200 हर्ट्ज की, दोनों के बीच में डिफरेंस 8 का है, तो इसका मतलब यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड आ रही है या तो वो 192 आ रही है या फिर वो 208 आ रही है। तो तुमसे यही पूछा जाएगा 192 है या 208 है। तो फिर तुम देखना तुम्हें सेकेंड हिंट क्या गिवन है। तो सेकेंड हिंट ये गिवन है कि जब तुम स्ट्रिंग की टेंशन को, गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग है, जब तुम उसकी टेंशन को कम कर देते हो तो जो बीट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल करने से, शार्पन करने से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर वैक्स लगाने से उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, गिटार की टेंशन की स्ट्रिंग को बढ़ाने से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, गिटार की स्ट्रिंग की टेंशन को कम करने से उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो मेरा दूसरा हिंट सिर्फ इतना है कि अगर मैं गिटार की फ्रीक्वेंसी को कम करूं तो डिफरेंस भी कम हो जाता है। तो तुम देखो, अगर तुम 200 को कम करते हो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है। सो दिस गिव्स यू द आंसर। ऐसे बड़े क्वेश्चन तुम लोगों से यहाँ पर पूछे गए हैं और ये हमारा वेव्स का चैप्टर खत्म। यस,